सुनील जी, खाटी बिहारी शुद्ध भारतीय। आप बिहार के तमाम छात्रगण जो कि 12वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं उनके लिए पुनः एक लाजवाब रोचक ज्ञानवर्धक लेक्चर सीरीज प्रस्तुत कर रहा हूं और केमिस्ट्री के ही दूसरे चैप्टर विलियन के तीसरे भाग के तहत प्रस्तुत कर रहा हूं। लेकिन इसके पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप दोनों भाग को पूरी तरह से सुन ले, तभी आपको तीसरा भाग अच्छा ढंग से समझ में आएगा। पहला मेरा उद्देश्य है कि आपको इस कोरोना काल में भी, चाहे कितनी भी आपकी पढ़ाई कॉलेज या मान लीजिए अन्य जगह से प्रभावित हुई, कोचिंग इंस्टीट्यूट ना चली, आपका कम से कम इसका प्रभाव हो, इसके लिए तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं। और आप चाहे तो इसी YouTube चैनल पर आप 10th का भी सुन सकते हैं, इसी पर आप बायोलॉजी का भी लेक्चर सुन सकते हैं। ये आपकी इच्छा पर निर्भर करती है। आप और सुनील जी YouTube बिल्कुल फ्री है। सुनील जी खाटी बिहारी YouTube, आप बिहार से कहीं भी अध्ययनरत हैं, बिल्कुल फ्री है। आप इसको सब्सक्राइब करके और आप अपना अध्ययन का लाभ उठा सकते हैं। पहला मेरा उद्देश्य 12th में आपको क्वेश्चन प्राप्त हो। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं विलियन के तीसरे भाग से। हालांकि ये चैप्टर थोड़ा बोरिंग है, मैं आपको पहले बतला देता हूं, लेकिन बार बार सुनने से बोरिंग भी अच्छा हो जाता। आओ भैया, तो हम जानते हैं कि पीछे वाले जो आपके सेकंड भाग में हमने आपको बतलाया था कि कुछ फॉर्मूला का एक प्रारूप दिया था, तो वहीं पर हम जानते हैं कि स्मॉल एन की का मान W/M होता है। W क्या है कि विलय की मात्रा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और M है विलय का अनुभार। अनुभार हम इसको जनरल रूप में हम ये कह सकते हैं कि मास भी कह सकते हैं, तो ठीक, मास तो अनुभार। अब इस पर और कैपिटल N जो हुआ उसमें विलायक की मात्रा, जिसको हम मिला रहे हैं, तो उसमें ध्यान रखिएगा, माने विलायक की मात्रा और विलायक का अनुभार। ये हो गया आपका कैपिटल W और बट्टे में कैपिटल M। यहां स्मॉल w और बट्टे में स्मॉल m, इसको ध्यान। अब यहां पर जो पिछला आपको बतलाया गया था पीछे के भाग में कि PO माइनस PS और बट्टे में PO, ये आपका P सॉल्वेंट होता है। तो इसमें इसका जो अंतर क्या हुआ कि अपेक्षिक मात्रा किस तरह की इसमें अंतर आई, तो ये W स्मॉल w बट्टे, इसको हम ये कह सकते हैं कि आपका W बट्टे M, बट्टे में फिर स्मॉल w, बट्टे में स्मॉल m, और फिर कैपिटल W और बट्टे में कैपिटल M। ये आपका पिछले ही भाग में आपको बतलाया गया था। पुनः एक बार आप सुन ले, PO माइनस PS बट्टे में PO, बट्टे में स्मॉल w, बट्टे में स्मॉल m, फिर स्मॉल w बट्टे में स्मॉल m, प्लस कैपिटल W बट्टे में कैपिटल M। आप यदि अनुपात समानुपात प्रतियोगी परीक्षा में पढ़े होगा तो आपका इस तरह का सूत्र का आपको मिल जाएगी जानकारी। तो यहां पर आप एक बात ध्यान रखिए कि जब तनु विलियन होता है उसकी डायल्यूशन इसमें, तो तनु विलियन में आप स्मॉल n बहुत ही छोटा होता है कैपिटल N से, बहुत नाम मात्र का, इसको हम हटा सकते हैं। तो ये जो लाल वाला आप देख रहे हैं ये आपका नेग्लिजिबल हो जाता है, इसका कोई माने महत्व नहीं रह जाता है, तो इसको हम हटा सकते हैं। तब आपका बच गया कि PO माइनस PS अब बट्टे में PO, अब बट्टे में आपको हो जाएगा, इसमें ध्यान रखिएगा कि ये स्मॉल w बट्टे में स्मॉल m और फिर कैपिटल W बट्टे में कैपिटल M, ये आपका टर्म समाप्त हो जाएगा। अब फिर हम देखिए कि ये आपका भाग का नियम रहता है, ये ऊपर चला जाएगा, स्मॉल w गुने कैपिटल M, और फिर आपका यहां पर स्मॉल m और गुने में आपका ये कि गुने में आप देख रहे हैं कि ये आपका W है, कैपिटल W। अब हम इसको यहां पर सॉल्व कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, अब यहां पर हम शुरुआत करते हैं कि पहली न्यूमेरिकल्स से हम शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल्स से, हालांकि न्यूमेरिकल्स आपको उतनी गहराई के साथ नहीं पूछेगा, सिर्फ फॉर्मूला पर बिठाइएगा, वो आपको फट से आंसर दे देता है। तो फट से आंसर दे देता है, इसको भी आप तैयार रखिएगा। तो यहां पर आप देखिए कि स्मॉल w गुने में कैपिटल M और बट्टे में आपका जो है स्मॉल m और गुने में कैपिटल W, ये हुआ आपका। अब यहां पर कि एक छोटा सा न्यूमेरिकल वैल्यू कि किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है और फिर इसमें 0.5 ग्राम और वाष्पशील विद्युत अनपघट जो अपघटित ना हो, उसको उस ठोस को 39 ग्राम बेंजीन, मोलर द्रव्यमान उसका 78 ग्राम प्रतिमोल हो, उसको हम बोलते हैं, तो प्राप्त विलयन की वाष्प दाब 0.845 बार हो जाता है। तो ठोस इसमें, तो ठोस मोलर का द्रव्यमान क्या है,
तो इसमें कुछ नहीं, P0 हमको दिया हुआ है, ये हमको 0.850 है। इसके बाद P सॉल्वेंट दिया हुआ है, ये 0.8450 है। देखिए यहां से घट रहा है 0.850 और 0.845 यहां घटा है, तो यही हम इसको ऊपर में जो घटोतरी हुई होगी इसको हम डालेंगे। फिर आइए कि इसको हम कहेंगे कैपिटल M1 की वैल्यू। कैपिटल M1 की वैल्यू आपको 78 ग्राम प्रति मोल दिया हुआ है। फिर जो हम प्राप्त विलयन जो हमको प्राप्त हुआ है W2, इसको हम कहेंगे 0.5 ग्राम, ये आपका अवाष्पशील है। और W1 39 ग्राम आपको दिया हुआ है, 39 ग्राम बेंजीन में हमने मिला है। इसको हम बैठा देंगे फॉर्मूले पर, इसी फॉर्मूले पर बैठा देंगे। तो आइए PO माइनस PS 0.850 और 0.845, इसको ऊपर हमने PO और PS का मान बैठाया, नीचे PO का मान बैठाया, और इसमें स्मॉल W का मान बैठाया, कैपिटल M का मान बैठाया, फिर स्मॉल m का मान बैठाया, कैपिटल W का मान बैठाया, और M2 जो है ये हमारा अननोन था। ये हमारा अननोन था, इसकी जानकारी हमको नहीं थी, और फट से हम इसको भाग के सिद्धांत पर और समीकरण के सिद्धांत से इसका आंसर निकालिए। 170 ग्राम प्रति मोल है। ये आपका एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है जो आपकी किताब में ही दी हुई है। लेकिन चलिए थोड़ा सा वीडियो में इसको समझाना हल्का सा कठिन होता है, क्लासरूम में और अच्छा रहता है। लेकिन अब हम आते हैं क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक पहले कहते किसको हैं? सामान्य भाषा में जान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। तो क्वथनांक किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है, वह टेम्परेचर है जिस पर द्रव का संतृप्त दाब, इसको हम कह सकते हैं कि संतृप्त वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। तो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो इसको, अब वायुमंडलीय दाब, इसके बाद वो उबलने लगेगा, उसके बाद वो खौलने लगेगा। अब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील नॉन वोलाटाइल यदि विलय हम डालने पर विलयन का जो वाष्प दाब है, ये ध्यान रखिएगा कि वाष्प दाब का अवनवन होता है। अब यहां पर आपका एक ऑब्जेक्टिव आएगा कि किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील नॉन वोलाटाइल विलय डालने पर विलयन का वाष्प दाब क्या होगा? अवनवन होगा। अवनवन होगा, गिरेगा। अवनवन मीन्स की डिप्रिशिएट होगा, नीचे जाएगा। तो यही आपको, तो इस स्थिति में, ऐसे स्थिति में क्या होता है कि आपका विलयन को विलायक के अपेक्षा उच्च स्तर ताप पर गर्म करना चाहिए। क्योंकि उसका तो बॉइलिंग पॉइंट नीचे गिरेगा, तो आपको ज्यादा ताप पर बॉइल करना पड़ेगा। एग्रीगेट वैल्यू नीचे गिरेगा तो आपको स्वाभाविक है कि उसकी बॉइलिंग पॉइंट आपको अधिक करनी पड़ेगी, तब जाकर के उबलेगा। तो यही आप ध्यान रखिए कि इसलिए गर्म करना पड़ेगा ताकि वाष्प दाब जो है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। तो यहां पर आपका इस ऑब्जेक्टिव को अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा। अब अगला कि यदि विलयन का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट शुद्ध विलायक सॉल्वेंट के क्वथनांक से अधिक है, किसका? तो विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक सॉल्वेंट जिसको मिलाते हैं उससे अधिक है, तो क्वथनांक का क्या होता है? एलिवेशन होता है। यह भी याद रखिएगा, यदि विलयन का क्वथनांक आपको विलायक के सॉल्वेंट के क्वथनांक से अधिक है, तब यदि हम मिलाते हैं विलायक को विलयन में, तो उस स्थिति में उसका उन्नयन होता है। अब इस क्वथनांक का उन्नयन जो होता है, आप इसको इस चित्र से समझ सकते हैं। हालांकि ये चित्र आपकी एनसीईआरटी में भी दी हुई है, आपकी किताब में भी दी हुई है। आप देखिए, ये आपका इसमें विलयन है, और आप देखिए कि इस दोनों में यही टेम्परेचर का डिफरेंस आता है, यही टेम्परेचर का डिफरेंस आता है। और इसी डिफरेंस के कारण जिसको हम कहते हैं कि ये डिफरेंशिएशन, ये जो अंतर आता है, यही डिफरेंस। अब हम देखते हैं कि आप इस चित्र से इसको समझ सकते हैं। सन 1871 में ऐसा हुआ कि राउल्ट जो है क्वथनांक से उन्नयन से संबंधित कुछ नियम दिया था। पहला नियम ये राउल्ट ये दिया था कि किसी विलयन के क्वथनांक में उन्नयन विलय की जो मोललता है, विलय की जो आपकी मोललता है उसके समानुपाती होगी। इसको हम लोग कहते हैं कि जैसे चेंजेस इन टेम्परेचर इन द बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीएम। सीएम हम कह सकते हैं, जिसको मोललता आप हिंदी में कहते हैं ये। और इसमें चेंजेस इन टेम्परेचर इन द बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम इस छोटी त्रिभुज माने क्या? बदलाव, चेंज क्या आया है। तो टीबी इज इक्वल टू केबी और सीएम। ये केबी जो होता है, इसको ये एक कांस्टेंट होता है, इसको हम कहते हैं क्वथनांक स्थिरांक, ये कांस्टेंट होगा। अब आप जितना इसमें
मान लीजिए उसकी मोलरता को आप बढ़ाइएगा बढ़ाइएगा उतना इसका टेम्परेचर का चेंजेज बढ़ेगा। टेम्परेचर का चेंजेज बढ़ाना चाहते हैं तो मोलरता आपको बढ़ाना पड़ेगा, विलय की मोलरता आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो ये इसका गणितीय गणना है। फिर आप चले आइए द्वितीय नियम। द्वितीय नियम ये कहता है कि यदि भिन्न भिन्न अवाष्पशील पदार्थ को समान्विक मात्राएं से एक ही विलायक को एक निश्चित मात्रा से हम अलग अलग घोलते हैं, पुनः जरा सुन लीजिएगा, यदि भिन्न भिन्न अवाष्पशील पदार्थ को समान्विक मात्राएं में एक ही विलायक में यदि हम निश्चित मात्रा में अलग अलग घोलते हैं तो उस स्थिति में आपका विलयन का क्वथनांक का उन्नयन जो होगा, अपलिफ्टमेंट जो होगा, जो वृद्धि जो होगी वो भी समान होगी। आप जिस मात्रा में मिलाइएगा उसी समान में उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। थोड़ा सा आपको हो सकता है बार बार सुनिएगा तो समझ में आएगा और बुक्स भी पढ़िएगा तब समझ में आएगा, क्योंकि अभी आप जिस फेज में चल रहे हैं उस पर कई सारे प्रॉब्लम्स आईआईटी में भी पूछे जाते हैं, मेडिकल्स में भी पूछे जाते हैं, काफी पूछे जाते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा। लेकिन चूंकि 12th के स्तर में आप हैं तो उसको बाद। अब यहां पर देखिए कि हिमांक का अवनवन, वो तो नियम था, हिमांक का अवनवन। तो हिमांक क्या करते हैं, जहां पर द्रव बर्फ में जम जाए, हिमांक जहां पर हिम बन जाए तो अंक, अंक मीन्स मान होता, अवनवन मीन्स की डिप्रेशन, नीचे जाना। तो हिमांक कहते हैं रासायनिक भाषा में कि एक वायुमंडलीय दाब पर द्रव जब ठोस पदार्थ में तब्दील हो जाता है तो उस बीच में जिस साम्य अवस्था पर, जिस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जो ताप होता है उसी को हम लोग हिमांक कहते हैं। अब यहां पर जो ऑब्जेक्टिव बनेगा कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील ठोस को हम घोलते हैं, विलायक में अवाष्पशील ठोस को हम घोलते हैं तो उस स्थिति में वाष्प दाब का अवनवन हो जाता है। अवनवन हो जाता है तो पुनः कोई अवाष्पशील ठोस को हम घोलते हैं किसमें, किसी विलायक में, तो अवनवन डिप्रिशिएशन हो जाती है। ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछ सकता है। तो इसका यह हुआ कि विलायक का हिमांक विलयन की अपेक्षा अधिक होगा, अधिक होगा। इसको आप यहां पर इस चित्र से समझ सकते हैं। इस चित्र से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये विलयन है इसका और द्रव विलायक है, ये इसका देखिए टेम्परेचर ज्यादा है, ये कम है। आप देखिए ये अवनवन हो गया, ये आपका जो इसका पॉइंट बना ये आपको नीचे की ओर चलाया। द्रव विलायक था, इसकी ज्यादा थी टेम्परेचर इसका, और आप जो विलयन है इसकी टेम्परेचर कम थी, इसको मिलाया तो आप देखिए इस काले वाले का ये कम हो गया। और यही कम गया जिसको हम लोग इस छोटी सी जिसको चेंजेज करते हैं टीएफ से इसको सूचित करते हैं, टीएफ से सूचित करते हैं, यही कम गया। आप इस चित्र से भी समझ सकते हैं। अब यहां पर आते हैं एक अगला कि प्राशरण और प्राशरण दाब क्या है। प्राशरण ऑस्मोसिस और प्राशरण दाब मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखिए आपने देखा होगा कि जब आम का अचार बनाया जाता है तो उसमें तेल डाल दिया जाता है, नमक डाल दिया जाता है, नमक के घोल में, उससे क्या होता है, सिकुड़ जाता है। अचार को जब आप पूर्ण रूप में तैयार हो जाता है निकालिएगा तो सिकड़ा हुआ रहेगा, जबकि आम जब कच्चा काटा जाता है तो फैला रहता है। तो उसमें नमकीन जल में भिगोने के बाद वो सिकुड़ जाता है। मुरझाए फूल को यदि आप पानी में डाल दीजिएगा तो कुछ देर के बाद, आप रात में मुरझाए फूल को पानी में डाल दीजिए, दिन में देखिए तो वो आपका फैला रहेगा, लगेगा जैसे खिल गया। उसी तरह सब्जी को भी आप देखिएगा, जो सब्जी वाले उसमें पानी छींटते रहते हैं, ऊपर से पानी का देते रहते हैं, वो भी नहीं, सब्जी जो आपको लगेगा सूखेगा उसको पानी में डाल दीजिएगा तो आपको कल सुबह तक भी आपको सही आपको मिलेगा। तो एक चीज और देखिए कि फ्रिज में क्या है, फ्रिज में भी आप देखिएगा सब्जी रहती है तो ताजी रहती है ज्यादातर, कहीं ना कहीं उसमें आपका ये भी भूमिका निभाती है, एक टेम्परेचर है और उसके बाद आपका प्रेशर भी जो होती है। तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर काम करता है। अब जैसे यहां पर आए कि सभी पदार्थ में जो भी पदार्थ है इसमें कुछ झिल्लियां से परिबद्ध है, खास करके जीव हो, पेड़ हो, पौधे हो, फूल हो, फल हो, वो झिल्लियां से परिबद्ध है। तो इसमें कुछ विलायक ऐसे हैं, सॉल्वेंट ऐसे हैं जो जैसे जल के अणु हैं, वो छिद्र से
जो इसको कहते हैं झिल्ली, झिल्ली में बहुत महीन महीन छिद्र होता है, खुली आंख से दिखाई नहीं पड़ेगा, उससे बाहर निकल जाती है, दूसरी तरफ चली जाती है, भूल जाती है। तो विलय के बड़े अणु को, जैसे मान लीजिए कि यदि बड़ा अणु होगा तब तो वो नहीं निकल पाता है, और छोटा अणु होगा तो उस झिल्ली को पार कर जाती है, अब पार करने के बाद वो मिल जाती है, विलयन में मिल जाती है। इसके कारण उसमें फ्रेशनेस रहता है। तो फ्रेशनेस रहता है तो ये जो झिल्ली है इसको अर्ध पारगम झिल्ली भी कहते हैं। अर्ध पारगम, अर्ध मीन्स आधा, पारगम पार करने योग्य, अगम मीन्स की संभव हो, तो आधा ही पार करने योग्य संभव हो वो झिल्ली रहती है। इसलिए जैसे छन्ना बहुत महीन जिसको आंख से न दिखाई पड़ेगी, तो ये झिल्ली, यदि यह झिल्ली विलयन के मध्य इसको हम रख दें तो उस स्थिति में देखिएगा कि विलायक का अणु इस झिल्ली से निकल करके, विलायक का, आप ध्यान रखिएगा, विलायक का अणु, सॉल्वेंट का अणु उस झिल्ली से निकल करके विलयन की तरफ चला जाता है। विलायक का अणु विलयन की तरफ चला जाता है, ना कि विलयन का अणु विलायक की तरफ, तो उसके तरफ जाकर के उससे मिक्स कर जाता है, जबकि वो पतली जो झिल्ली होती है उससे पार करता है, तो पार करता है और उससे मिल जाता है। उसी के कारण उसमें फ्रेशनेस चले आती है, याथी चले आती है। कोई ऐसा भी होता है जो सूख भी जाता है। तो उसमें हम देखें कि इस विलायक के प्रवाह को हम लोग, ये जो प्रक्रम होता है, ये जो प्रोसेस होता है, इसको, इस प्रक्रम को ऑस्मोसिस कहते हैं, पराशरण कहते हैं। अब इसके बाद आपको चौथे भाग में, छोटा सा ही भाग होगा, तो मैं आपको पराशरण दाब के बारे में बतलाऊंगा। और मैं आपको ये बतलाता हूं कि ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग वैसे भी है, लेकिन बार बार आप सुनेंगे तो इतना जरूर है कि प्रथम उद्देश्य तो ये है कि आपको 12वीं के कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो, कोरोना से आपको प्रभावित ना हो, तो इसके ही लिए ये आपको बतलाया गया है। और मैं आपसे पुनः अगले वीडियो लेक्चर में जल्दी ही मिलने वाला हूं, लेकिन इसका चौथा भाग, छोटा सा भाग है, वो देना पड़ेगा। और चलिए, जय बिहार, जय।